जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्राकृतिक संसाधन को जाना था, प्राकृतिक संसाधन को समझने की प्रयास की थी। प्राकृतिक संसाधन में हमने 2 मृदा को कवर कर चुका था। आज हम लाल व पीली मृदा को और जितने भी प्रकार के हमने 6 प्रकार की मृदा के बारे में डिस्कस किया था और 6 प्रकार की मृदा के बारे में हम जानने की कोशिश किए थे। और उस 6 मृदा में हमने 2 मृदा को कवर किया और 4 मृदा को हमको और कवर करना है। 4 मिट्टी को और समझना है कि 4 मिट्टी क्या क्या है। तो सबसे पहला मृदा को आज हम कवर करेंगे वो लाल और पीली मृदा को कवर करें। कौन सी मृदा? लाल व पीली मृदा को कवर करेंगे। सबसे पहला बात कि भैया इसको लाल व पीली मृदा क्यों कहते हैं। अगर हम पूछें कि लाल मृदा क्यों कहा जाता है तो सबसे पहला अगर इसका लाल मृदा कहने का मतलब यह हुआ कहीं ना कहीं इसका रंग लाल होगा या इसका रंग पीला होगा, तभी तो इसको लाल या पीला मृदा कहा जाता है। मतलब यह हुआ कि इसका लाल रंग के कारण हम इसको लाल मृदा कहते हैं। और लाल होता क्यों है? ये लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लोहा का अंश होता है, मतलब Fe का अंश होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लाल बोलते हैं, लाल व पीली मृदा बोलते हैं। और जो है जल योजन के पश्चात इसका रंग पीला हो जाता है। भैया बोलिएगा जल योजन क्या होता है? जल योजन के पश्चात इसका रंग पीला क्यों हो जाता है? तो जल योजन जो होता है, जल का जमावड़ा होता है मिट्टी के ऊपर। किसके ऊपर? जल का जमावड़ा मिट्टी के ऊपर, हम इसको क्या बोलते हैं? जल योजन बोलते हैं। और उसी जल योजन के पश्चात जो है रंग इसका क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। जल योजन के पश्चात इसका रंग पीला हो जाता है। प्रायद्वीप पठार के पूर्वी एवं दक्षिण हिस्से में खेदार अग्न्य चट्टानों द्वारा निर्मित है ये लाल व पीला मृदा। भैया ये क्या बोल दिए आप? ये खेदार मिट्टी और लाल चट्टान, मतलब बात कुछ नहीं। प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप पठार करने का मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश बेल्ट, तेलंगाना बेल्ट, आंध्र प्रदेश बेल्ट वगैरह में प्रायद्वीप पठार पाया जाता है। अब पूर्वी और दक्षिण मतलब पूरब और दक्षिण वाले पार्ट्स में खेदार एक अग्निय चट्टान है। अग्निय चट्टान कहने का मतलब वोल्केनो वाला, जो वोल्केनो के थ्रू जो चट्टान निकलता है उसको हम अग्निय चट्टान कहते हैं। और उसी अग्निय चट्टान से यह निर्मित है कौन? लाल व पीली मृदा, लाल व पीली मृदा। और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। भैया 100 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या होता है? 100 सेंटीमीटर मतलब एगो हम लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं कि बड़का बूंद पड़ रहा है तो छोटका बूंद पड़ रहा है। आज बड़का बूंद का बारिश हुआ तो छोटका बूंद का, ठीक उसी प्रकार 100 सेंटीमीटर जो वैज्ञानिक होता है वो बड़का बूंद और छोटका बूंद की मृदा को या वर्षा को नहीं समझता है। तो वो बोलता है कि 100 सेंटीमीटर वाला रेनफॉल हुआ, 100 सेंटीमीटर वाला वर्षा हुआ, 50 सेंटीमीटर वाला वर्षा हुआ, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 100 सेंटीमीटर वाला वर्षा होता है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। कितना? 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा। लाल व पीली मृदा जो है ग्रेनाइट और नीस से बना होता है। ग्रेनाइट और नीस एक प्रकार का ये है कंपाउंड, ये मेटल है, धातु है, धातु से बना हुआ बनता है कौन? लाल व पीली मृदा। लाल व पीली मृदा 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। सोच लीजिए इतना बड़ा अच्छा खासा भूमि, और उस भूमि में जो है कौन फैला हुआ है? लाल व पीली मृदा। लाल व पीली मृदा अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि लगभग क्षेत्र में ये कौन कौन पाया जाता है? लाल व पीली मृदा। इसका प्रसार कहाँ कहाँ पर है? इसका प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, दक्षिण और पूर्वी महाराष्ट्र, मतलब हमने जैसा बोला है कि पूर्वी से लेकर दक्षिण प्रायद्वीप पठार में अग्निय चट्टानों के द्वारा यह निर्मित है। अग्निय चट्टान कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तमिलनाडु में, कर्नाटका में, गोवा में, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र में पाया जाता है। यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पर लाल व पीली मृदा में जैव पदार्थ कम पाए जाते हैं। अब भैया जैव पदार्थ कम पाए जाना यहाँ पर आप क्यों लिखवाए हैं? जैव पदार्थ कम पाया जाना, अगर जैव पदार्थ कम पाया जाएगा तो होगा क्या जैव पदार्थ कम पाए जाने का? तो जैव पदार्थ अगर कम पाया जाएगा तो मान लीजिए किसी भी कोई भी मिट्टी है और उसमें अगर कोई भी तरह का कीड़ा वगैरह नहीं है, अगर कीड़ा नहीं है मिट्टी में तो मिट्टी उपजाऊ नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार लाल व पीली मृदा उपजाऊ कम होती है। उपजाऊ कम होने के कारण इसमें हम ज्वार, बाजरा, मूंगफली, चावल जैसा उपयोग करते हैं। बोलिएगा चावल तो भैया है, लेकिन चावल कम मात्रा में उगाया जाता है। चावल कम मात्रा में उगाया जाता है। अगर बोलते हैं कि चावल यहाँ अगर उपजाऊ ज़्यादा होता तो बिहार से कंपटीशन नहीं करता, यूपी से हरियाणा से कंपटीशन नहीं करता तमिलनाडु चावल के मामले में। तो उसी प्रकार हमने लाल व पीली मृदा को कवर किया। आगे के सीरीज में हम अभी लेटेराइट मृदा को पढ़ेंगे। तो लेटेराइट मृदा होता क्या है? लेटेराइट का अर्थ क्या होता है? मतलब देखिए लेटेराइट इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये ग्रीक भाषा एक लेटर शब्द से बना है। किससे बना है? लेटर शब्द से बना है।
और लेटर शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है ईट, मतलब ईटा वाला गुण किसमें, लेटराइट में। ईटा वाला गुण किसमें, लेटराइट मृदा में। मतलब ईटा को चूर चूर के डाल दो, बुकनी बुकनी कर दो, क्या बन जाता है, लेटराइट मृदा बन जाता है। तो आज हम उसी लेटराइट मृदा को पढ़ेंगे। लेटराइट मृदा जो है उच्च तापमान पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, उच्च तापमान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। उच्च तापमान कहने का मतलब जहाँ पर हीट ज़्यादा हो, काहे कि ईटा जहाँ पर सूखेगा, जहाँ ईटा चुराएगा, ईटा कहाँ पर पकता है, देखा जाए तो ईटा कहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे, सबसे ज़्यादा तापमान पे ईटा पकता है। तो ठीक उसी प्रकार उच्च तापमान पर लेटराइट मृदा पकती है, लेटराइट मृदा मिलती है। और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ पर होगा वहाँ पर लेटराइट मृदा मिलती है। अधिक वर्षा मतलब लाल बलुआ मिट्टी जिसको कहते हैं ना, वही है लाल बलुआ मिट्टी। कौन है, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा को हम लाल बलुआ मिट्टी कहते हैं। 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ रहता है लेटराइट मृदा। अब मृदा तीव्र निछालन करता है, निछालन का परिणाम है। अब तीव्र निछालन किसको कहते हैं, ये मृदा कैसे बनता है, लीचिंग एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम इस मृदा को बना सकते हैं, इस मृदा का निर्माण होता है। अब लीचिंग क्या होता है, लीचिंग एक प्रकार का जानवर है, एक प्रकार का कीटाणु है, और उससे विघटित होकर ये मृदा बनता है। क्या बनता है, ये मृदा बनता है। तो इस प्रोसेस को जो है हम आने वाले वीडियो लेक्चर में कभी आपको बता देंगे, अच्छा से वीडियो बना के 10 मिनट का वीडियो में लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस से कैसे लेटराइट मृदा बनती है, इसको बताएंगे। अभी बताने का कोई ये पार्ट नहीं है हमारे एग्जाम में। इसमें लेटराइट मृदा में ह्यूमस का कमी होता है। अब ह्यूमस कहने का मतलब नमी, और नमी का कमी किसमें रहता है, नमी का कमी। देखिए एक राइमिंग बन गया है, नमी का कमी, और नमी का कमी जो है लेटराइट मृदा में होता है। किसमें होता है, लेटराइट मृदा में होता है। अत्यधिक तापमान जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाला बैक्टीरिया को। देखिए अब हम अगर आपको भेज दिए राजस्थान में तो आपका मुंह कैसा हो जाएगा, करिया हो जाएगा एकदम। और वही आपको लेह लद्दाख में भेज दें तो कैसा मुंह हो जाएगा, एकदम गोरा है, हमसे तो स्मार्टे कोई नहीं क्या। तो ठीक उसी प्रकार अत्यधिक तापमान कहाँ, लेटराइट मृदा में। और तापमान जब अत्यधिक होगा तो बैक्टीरिया कहाँ होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया यहाँ पर नामो निशान नहीं रहेगा, बैक्टीरिया तमाम। देखिए अपक्षय के कारण लेटराइट कठोर हो जाता है। अब अपक्षय क्या हो जाता है, अपक्षय होता क्या है, अपक्षय जो होता है उसके ऊपर का धूल कण हट जाने को हम अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इरोजन। अंग्रेजी में इसको इरोजन कहते हैं और हिंदी में हम इसको अपक्षय कहते हैं। मतलब ऊपर का धूल कण हट जाना। अब मान लीजिए कि आप अपने घर में गद्दा बिछाएं, गद्दा पलंग पर बिछाए हुए, और गद्दे को हटा दीजिए तो पलंग कठोर हो जाएगा, सूतिएगा तो कैसा लगेगा, देह हाथ ऐठ जाएगा ऐसे करके, ठीक, देह हाथ ऐठ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जो है अपक्षय के कारण उसका टोटल जो है मिट्टी ऊपर से चला जाता है, धूल कण हट गया। अब जो बटा ठोस से पार्ट ना बचा तो लेटराइट क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है, लेटराइट कठोर हो जाता है। रंग इसका एल्युमिनियम और फेरस ऑक्साइड के कारण लाल होता है। बोलेगा भैया, सवाल पूछेगा एग्जाम में 100% श्योर क्या कि लेटराइट मृदा का रंग लाल क्यों होता है, तो सीधा ये मत बोल देना इसको हम ईटा से बनाया तो ईटा ना, ईटा चूर के बना दिए तो लेट ना, ये सब गलत बात। एल्युमिनियम और आयरन का ऑक्साइड के निर्माण से बना है, इसलिए ये इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। इसका क्षेत्र विस्तार कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। देखिए एग्जाम में एक सवाल अगर कुछ नहीं आए तो कर्नाटक जरूर आएगा, तमिलनाडु जरूर आएगा। एग्जाम में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, अगर सवाल पूछ दिया विस्तार बताइए, सीधा विस्तार में आप एक चीज विस्तार कर दीजिएगा कि कर्नाटक तमिलनाडु को टिक मार के आ जाइएगा। कर्नाटक तमिलनाडु में आएगा। तो इसमें फसल क्या क्या उगाया जाता है, चाय, काजू आदि। अब चाय क्यों उगाया जाता है, क्योंकि ये उच्च तापमान वाला जगह है। उच्च तापमान वाला जगह होने के कारण यहाँ पे चाय उगाई जाती है, यहाँ पर काजू उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है, काजू उगाई जाती है। अब हम मरुस्थलीय मृदा को पढ़ेंगे, मरुस्थलीय मृदा को समझेंगे। मरुस्थलीय मृदा होता है, मरुस्थलीय का मतलब, मरुस्थल का मतलब होता है डेजर्ट, जहाँ पर सिर्फ बालू पाया जाए, और उसमें जो मृदा है उस मृदा को हम मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। मरुस्थलीय मृदा मतलब लंबी शुष्क ऋतु, लंबी शुष्क ऋतु मतलब ड्राई सीजन, ड्राई सीजन, सूखाग्रस्त सीजन। वैसे राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। वो ऐसा शुष्क ऋतु है जहाँ पर अल्प वर्षा हो, वर्षा की कमी हो, हुमायूस रहित, हुमायूं नहीं वही इतिहास वाला, यहाँ ह्यूमस रहित। क्या, ह्यूमस रहित मतलब नमी की कमी हो, वहां पर क्या होता है, मरुस्थलीय मृदा। अब मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि मौसम एकदम ड्राई हो, मौसम सूखा रहता है। मौसम सूखा कहाँ, राजस्थान में।
वर्षा कम कहाँ, राजस्थान में। हुमायूस आपको बार बार बोलते हैं। ह्यूमस रहित जो है मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान में। तो वहाँ पर मरुस्थल सबसे ज़्यादा कहाँ, राजस्थान में। अपना भारत में तो ह्यूमस सबसे मतलब मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाएगा, राजस्थान में पाया जाएगा। और ये जो है बालुई मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होता है। कहाँ पर विकसित होता है, अभी भैया ई का बोल दिए, मतलब बालू मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है, बालू मिट्टी और बालू का जो मिश्रण होता है उस क्षेत्र में ज़्यादा ये पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, उस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है, मतलब रासायनिक अपक्षय मतलब जो अंदर से कोई कीड़ा आया उधर से इधर लेके चला गया उसको, मृदा को। तो रासायनिक अपक्षय सीमित है, कम है, ज़्यादा अपक्षय नहीं होता है। ठीक है, इसका रंग जो है लाल है और हल्का भूरा होता है। रंग कैसा होता है, लाल होता है, इस कलर पेन मार्कर की तरह। और हल्का क्या होता है, भूरा हो जाता है, हल्का भूरा होता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, पश्चिम राजस्थान और सौराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पर, सौराष्ट्र का है भैया। सौराष्ट्र मतलब अपना राष्ट्र जो है उसे हम सौराष्ट्र कहते हैं। मतलब हमारा बुक इसको डिफाइन नहीं कर पाया कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसलिए इसको पश्चिम राजस्थान बताया। क्या बताया, पश्चिम राजस्थान और सौराष्ट्र बताता है। ओके, तो अब फसल के बारे में पढ़ते हैं। फसल का क्या पाया जाता है, इसमें फसल कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। चावल गेहूँ भी उगा लेते हैं भैया। राजस्थान का आदमी जो है बहुत जुगाड़ू है, चावल गेहूँ उतना मरुस्थलीय मृदा में उगा लेता है। मरुस्थलीय मृदा में चावल गेहूँ उगा लेता है। ठीक है, तो फसल कपास की, चावल की, गेहूँ। तो मरुस्थलीय मृदा को हमने पढ़ा, अब हम पर्वतीय मृदा को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, पर्वतीय मृदा को पढ़ेंगे। पर्वतीय मृदा होता क्या है, मतलब पर्वतीय मृदा से एक चीज देखिए, अगर हमसे मरुस्थलीय मृदा, तो हम मेरे दिमाग में एक चीज खटक जाना चाहिए कि मरुस्थल का बात कर रहा है, डेजर्ट का बात कर रहा है, जहाँ पर सूखा ग्रस्त, बाढ़ ग्रस्त, मतलब बाढ़ नहीं, जहाँ पे सब कुछ सूखले रहे, मरुस्थल। पर्वतीय मृदा मतलब सब पहाड़े पर मृदा पाया जाएगा, पर्वत पे पाया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, पर्वतीय मृदा बोलते हैं। तो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में जहां पर वर्षा वन हो, क्या हो, वर्षा वन हो, वहां पर कौन पाया जाता है, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा मतलब झारखंड में पाया जाएगा, जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा, हिमालय में पाया जाएगा, लेह लद्दाख में पाया जाएगा, कारगिल में पाया जाएगा। ये कौन, पर्वतीय मृदा। मतलब कि उच्च भागों में पाया जाता है। अब मोटे कणों वाली मृदा रहती है, कौन, मोटा मोटा कण रहता है। इतनी मनी बिहार जैसा महीन महीन दाना आने वाला कण नहीं रहता है कि पैरों रख देते, वहाँ मोटका मोटका कण होता है। ठीक है, क्या होता है, मोटा मोटा कण होता है। और हिमछादित क्षेत्रों में मृदा का अपर्दन होता है। हिमछादित क्षेत्रों में मृदा का अपर्दन कहने का मतलब क्या हुआ, हिमछादित क्षेत्रों में मृदा का अपर्दन कहने का मतलब वह हुआ कि ये जो है बर्फ वाले क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ से इसका मृदा का अपर्दन होता है। मृदा एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, कभी लैंडस्लाइड हो गया, बर्फ़ जो है, बर्फ़ घटते बढ़ते रहता है, बर्फ़ गिरते रहता है नीचे, तो वो क्या करता है, बर्फ़ मिट्टी को भी साथ में बकोट के लेके चल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हिमछादित क्षेत्रों में मृदा का अपर्दन होता है। इससे क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है मृदा, और अम्लीय और ह्यूमस रहित हो जाता है। अम्लीय मतलब एसिड का कमी हो जाता है उसमें मृदा में, और ह्यूमस का कमी हो जाता है। दोनों, ह्यूमस का कमी नमी ला देगा और एसिड का कमी उपजाऊ कम कर देगा। अब निम्नवर्ती क्षेत्रों में विशेषकर नदी, सोपन, जलोढ़, पंखों वाली मृदा में उपजाऊ। अब पर्वतीय मृदा, अगर आप बोलिएगा भैया सिर्फ खाली ऊपरे पाया जाएगा, नीचे नहीं पाएंगे, तो नीचे भी पाएंगे, लेकिन वहाँ पर पाएंगे जहाँ पर थोड़ा ठंडा माहौल है। ठंडा माहौल कहने का मतलब जहाँ पानी जो है अपना आके पानी खाड़ी को दे दिया, वहीं पर, मतलब बे ऑफ बंगाल के पास, बंगाल का खाड़ी के पास पाएंगे, अरेबियन सी के पास पाएंगे। हाँ, ये सब जगह पर हम पाएंगे किसको, पर्वतीय मृदा को पाएंगे। इसका जो खेती होता है वो ढलान पर होता है। जैसे आप मान लीजिए पहाड़ पर है, पहाड़ पर जाएंगे तो खेती जो होगा वो खेती तो ऐसे से हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे होगा खेती, उसका खेती कैसे होगा, ऐसे करके होगा। तो ढलान पर होता है खेती, और ढलाने पर जो है सब कुछ बनाया जाता है। ठीक है, अब हम इतना मृदा को तो पढ़ें, और हमने जैसा बोला था कि मृदा का 6 प्रकार है, उस 6 प्रकार को हमने मृदा में कवर कर लिया। अब हम भूमि का उपयोग को पढ़ेंगे। हम भूमि का उपयोग को पढ़ेंगे, और भूमि का उपयोग जो है किस प्रकार हम लोग बदल रहे हैं, भूमि का उपयोग को किस प्रकार हम भूमि को दिन पर दिन खत्म कर रहे हैं, उस चीज़ को समझेंगे। तो भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप को समझेंगे, क्या होता है भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। तो भूमि उपयोग सबसे पहले कहते हैं किसको, ये चीज़ समझते हैं। मतलब हम मानव हैं, क्या है, मानव है,
और हम अपना जिंदगी में कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं कि हमको आज जो है, मतलब आज हम सुबह उठे तो कुछ उद्देश्य लेके उठे कि आज हम इतना ज़मीन कोड़ देंगे, या हम इतना ज़मीन में इतना चलेंगे, या कुछ भी हम अपना जो काम है वो कहाँ पर करते हैं, जमीन पे करते हैं, मिट्टी पे करते हैं, मृदा पे करते हैं, तो भूमि का हम उपयोग करते हैं। तो मानव विधि उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। मतलब कोई भी काम है वो भूमि पर भी उपयोग करेगा। क्या करेगा? वो कोई भी काम करेगा तो कहाँ पर काम करेगा? अगर आपको आज बाथरूम में भी जाना है पहले के जमाना में, तो आप लोटा लेके कहाँ जाते थे? भूमि संसाधन का उपयोग करते थे ना जी, भूमि संसाधन का उपयोग करते थे। तो ठीक उसी प्रकार मानव विधि उद्देश्यों का ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है, और यह उपयोग जो है भूमि उपयोग कहलाता है। कौन कौन सा उपयोग करता था? तो ये सब कुछ है। वन विस्तार में उपयोग होता है भूमि संसाधन का उपयोग। वन का जब विस्तार होता है, वन जब बढ़ता है, वन जब फैलाया जाता है, तो उसमें किसका उपयोग होता है? भूमि संसाधन का उपयोग होता है। कृषि आयोग बंजर भूमि, मतलब कृषि के लिए योग्य है लेकिन बंजर भूमि है, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं भूमि संसाधन का। गैर कृषि कार्य, जो कृषि में संलग्न भूमि नहीं है, उसमें हम गैर कृषि कार्य, मतलब जो भूमि जो है कृषि के लिए नहीं बना है, लेकिन हम उस पर भी भूमि संसाधन का उपयोग कर सकते हैं ना जी। हम अपना भैंसिया छोड़ दिए चरने के लिए, जाओ चरो जाओ। अस्थाई चारगाह एवं गोचर भूमि, कोई अगर ऐसा ग्रासलैंड है कहीं पर, अगर आपका घर द्वार बगल में घास फूस है, तो उसमें भी गाय भैंस देखते होंगे चरता, कहीं ना कहीं भूमि संसाधन का उपयोग कर रहा है ना वो गाय। और बाग बगीचा और उपवन में संलग्न भूमि, बाग बगीचा के लिए भी उपयोग किया जाता है। अगर हमको बाग बगीचा बगान लगाना है तो हम उसमें किसका उपयोग कर सकते हैं? भूमि संसाधन का। भूमि संसाधन का हम उपयोग कर सकते हैं। तो अब भारत में भू उपयोग का स्वरूप समझते हैं। भारत में भू उपयोग जो है, भारत में भूमि का उपयोग जो है किस प्रकार हो रहा है। तो भारत में भू उपयोग का दो प्रमुख कारक है। क्या है? दो प्रमुख कारक। वो निर्धारित करता है कि भारत में किस प्रकार उपयोग किया जाएगा भूमि का। तो सबसे पहला कारक है भौतिक कारक। मतलब भौतिक कारक मतलब ऊपरी ऊपरी वाला कारक। भौतिक कारक मतलब आपका अंदर नहीं, बाहरी कारक को दर्शाता है। कौन? भौतिक कारक। भौतिक कारक मतलब फिजिकल कारक, फिजिकल फैक्टर जो है वो चीज़ दर्शाता है कि भारत में किस प्रकार भूमि का उपयोग हो रहा है। तो भौतिक कारक में सबसे भौतिक कारक में भू आकृति को दर्शाता है। भू आकृति वाला क्षेत्र आ जाता है। मतलब भू आकृति कहने का मतलब पहाड़ वगैरह, कौन सी पहाड़ आ जाता है और पठार आ जाता है, वो सब क्षेत्र किसमें आ जाता है? भौतिक कारक में। ठीक है। जलवायु आ जाता है किसमें? भौतिक कारक में। जलवायु, क्लाइमेट वगैरह किसमें आ गया? भौतिक परिवर्तन में। भारत में हम भूमि उपयोग का उपयोग कर रहे हैं, इसी कारण। मृदा का उपयोग कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं? मृदा का उपयोग कर रहे हैं। किसमें उपयोग कर रहे हैं? भूमि में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? भारत में कर रहे हैं। तो भौतिक कारक सबसे पहला है। अब दूसरा कारक क्या है? मानवीय कारक। क्या है? मानवीय कारक। मानवीय कारक क्या होता है? तो मानवीय कारक जो है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, भारत में हम भू उपयोग कर रहे हैं लेकिन कहाँ पर कर रहे हैं? जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पर है? यहीं पर है। अब जनसंख्या घनत्व आप बोलिएगा क्या होता है? मान लीजिए कि आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे चले, 1 किलोमीटर में आपको 10 आदमी मिला, तो उस जो क्षेत्र है उसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 10 किलोमीटर, 10 पर किलोमीटर आदमी होता है। मतलब 1 किलोमीटर में जितना भी आदमी पाया जाता है उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और उसी जनसंख्या घनत्व एक मानवीय कारक है किसका? भारत में भू उपयोग का। प्रौद्योगिक कितना है उस जमीन पे, वो मानवीय कारक है। ठीक है। उस जमीन का प्रौद्योगिक क्षमता कितना है, वो किसका है? भारत में भू उपयोग का एक कारक है। वो कौन सा कारक है? मानवीय कारक है। तो दो कारक को हमने समझा, और उस दो कारक को हम आगे लेके चलेंगे आने वाले अपने वीडियो लेक्चर में। और भारत में जैसा कि हम जानते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र जो है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र फैला हुआ है वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर भी भारत जो है भारत में इंसान रहने के लिए तरसता है। भारत में जमीन लेने के लिए इंसान तरसता है। मीन्स भारत में जमीन रहने योग्य नहीं है। भारत जो है शुरू से पशु को पालने में, पशुधन में सबसे आगे रहा है। क्या रहा है? सबसे आगे रहा है। अग्रणी देशों में से एक है। सबसे पहला देश कौन सा है पशुधन में? भारत के पास सबसे ज्यादा पशु है। गाय, भैंस, बकरी वगैरह सबसे ज्यादा किसके पास है? भारत के पास है। भारत पशुधन में सबसे आगे है सब देश में। लेकिन उसको चराना कहाँ पर? उसके लिए भूमि नहीं है। भूमि नहीं, उसको रखना कहाँ है? उसके लिए भूमि नहीं। हो सकता है भैंस को कोई आदमी घर में रखता, हो सकता है गाय को आदमी कोई घर में रखता होगा। तो ठीक उसी प्रकार
हम यह अपने बातों को कंक्लूड करना चाह रहे थे कि प्रति भूमि जो है हमारे भारत में और जो शुद्ध भूमि है जिसमें हम रह रहे हैं उसको भी अगर हम मिला दें तो मात्र हमारे पास 54% भूमि जो है कृषि के लिए रहेगा। मतलब शुद्ध भूमि जिस पे अभी कृषि हो रहा है, और प्रति भूमि उसको कहते हैं जिस पे कभी खेती नहीं हो सकता है, और उस सबको अगर हम मिला दें तो मात्र 54% भूमि हम लोग के लिए कृषि योग्य के लिए पाया जाएगा। तो सोच लीजिए हमारे देश में भूमि किस प्रकार दिन पर दिन घटते जा रहा है और हम उसका जिम्मेदार हैं भूमि के कमी होने का। भूमि आज अगर कम हो रहा है तो स्वयं हम लोग उसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम उसको खत्म करते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम उसका अपरदन करते जा रहे हैं, तरह तरह के परियोजनाओं के द्वारा, तरह तरह के उसके क्षमताओं के द्वारा उसके क्षमताओं को नष्ट करते जा रहे हैं। तो आशा करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।